हबीब जतोई एच चैनल के प्रोग्राम इशू ऑफ द डे के साथ। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू वही है जो आजकल हर ड्राइंग रूम और हर पॉलिटिकल पार्टी, अखबार, मीडिया, टीवी, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स का मौजू है कि आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल रो क्यों पड़े और उसके रोने के पीछे क्या कहानी है और मसाइल क्या हैं, और उन मसाइल की गंभीरता इतनी ज़्यादा है कि चीफ जस्टिस रो पड़े। उनको शायद अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जो वन मैन शो उसका चल रहा था, वो जो बेंच फिक्सिंग चल रही थी, वो जो अपनी मनमानी चल रही थी, वो जो अपने मर्जी के फैसले चल रहे थे, वो जो कहा जा रहा था कि इमरान खान को जो है वो अदलिया की तरफ से जो इमरान खान प्रोजेक्ट है, इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान प्रोजेक्ट तो ख़त्म हो गया, लेकिन अदलिया का जो इमरान खान प्रोजेक्ट है वो अभी जारी और सारी है। तो लगता है कि उसके ख़त्म होने के, उसके अंत के दिन नाज़रीन आ गए हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज रो पड़े और उसने ऐसी तावीलें पेश की और उसने ऐसे किस्से बयान किए जो किसी भी चीफ जस्टिस को ज़ेब नहीं देते। और कोई चीफ जस्टिस किसी मुल्क का, किसी सबसे बड़ी अदालत का चीफ जस्टिस ये बैठ के करके ये बातें करे कि उसके साथ और उनके ब्रदर जजों के साथ ये हो रहा है, उनकी फैमिलीज़ को डिस्टर्ब किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज़ के लिए मसाइल पैदा किए जा रहे हैं, वीडियो ऑडियो लीक्स आ रही हैं। तो मिस्टर चीफ जस्टिस, क्या आप चीफ जस्टिस है पाकिस्तान नहीं है? कोई आप हमारी तरह कोई ऑर्डिनरी लेमैन है, कोई आम आदमी है जो आप चीखो पुकार कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, अपने आंसू पोंछ रहे हैं, नाक साफ कर रहे हैं? अब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आपके पास तो कुली अख्तियार है। ये जो ऑडियो वीडियो लीक्स आ रही हैं, इनकी जो है वो तहकीक कराना, इनके तह तक जाना, इनको सच और झूठ करार देना, ये तो आपका अख्तियार है, बल्कि ये तो आपकी ड्यूटी है मिस्टर चीफ जस्टिस। ये आपकी ड्यूटी है कि आप खास तौर पर अदलिया पे जो लगे हुए धब्बे हैं, जो इल्ज़ामात हैं, वो आप उनकी तहकीकात कराते। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ जो बातें हो रही हैं, जस्टिस एजाजुल हसन के खिलाफ जो बातें हो रही हैं, और चीफ जस्टिस साहब, ये बात जो है, ये जो सच है, ये जो हकीकतें हैं, वो कब तक छुपी रहेगी? मैंने एक अपने पहले विलाग में भी कहा था कि सिंधी में कहते हैं कि सिज के खारे जे हेठा लिखा है नथो सकजे। सच को आप किसी टोकरी, किसी बैग, किसी शापर बैग में छुपा नहीं सकते। अब ये वक्त आ गया है, अब ये वक्त पहुंच गया है कि जो भी तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में, 75 साल की तारीख में अदलिया ने जितने भी गुनाह किए हैं, उन सब का मदावा करने का वक्त आ गया है। और ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा, होके रहेगा, क्योंकि तारीख को, अवाम को आप लंबे अरसे तक बेवकूफ़ बना नहीं सकते। 75 साल इन अदालतों ने क्या क्या नहीं किया। हर एक मिलिट्री डिक्टेटर के साथ आप खड़े रहे, उनके मार्शल लॉ को आप अदलिया ने कवर दिया, और हर जो भी इस मुल्क के हुक्मरान तबकों ने गुनाह किए, उन सब पे आपने पर्दा डाला, उनको प्रोटेक्ट किया, और अल्टीमेटली उसके जिम्मेवार आप बनते हैं। क्योंकि मिस्टर चीफ जस्टिस साहब, आपको पता होना चाहिए, आप बहुत बड़े दाना शख्स हैं, इस मुल्क के अदलिया के सबसे बड़े लीडर हैं। आपको पता होगा, हिस्ट्री का आपको पता होगा कि अदलिया की तारीख में और अक़वाम की तारीख में क्या हैसियत होती है। सेकंड वर्ल्ड वार में जब जर्मनी पूरे बरतानिया को अपने बमबार जहाज़ों से उड़ा रहा था और उनकी ईंट से ईंट बजा रहा था, और हर तरफ से जो है वो जो हालात ख़राब थे, और एक ऐसी सूरत हाल थी कि हर बरतानवी शहरी जो है उसको तशवीश थी और अपने एग्जिस्टेंशियल जो थ्रेट है उसका एहसास था। तो उस वक़्त के वज़ीर आज़म चर्चिल को ये कहा गया कि क्या
हमारा मुल्क बच सकता है, हमारा मुल्क चल सकता है, इस एग्रेशन से हम बच सकते हैं। तो उसने उसने पूछने वाले से सवाल किया कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? तो जवाब मिला कि हाँ, अदालतें तो इंसाफ कर रही हैं। तो उसने कहा कि जब तक हमारी अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं, लोगों को इंसाफ मुहैया कर रही हैं, तब तक हमारे वजूद को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तो अदालतों की ये अहमियत होती है। लेकिन तारीख में अदालतों का बदतरीन किरदार भी रहा है। इसी तरह बिल्कुल जिसी तरह पाकिस्तान के अदालतों का तारीख में स्याह तरीन किरदार रहा है। पाकिस्तान बड़े सगीर के बहुत बड़े नामवर शख्सियत अबुल कलाम आज़ाद ने एक जगह पे लिखा है कि तारीख में सबसे बड़े मजालिम जो हैं वो जंग के मैदान के बाद अदालतों में हुए हैं। तारीख की सबसे बड़ी नाइंसाफियाँ जंग के मैदान के बाद अदालतों में होती हैं। तो पाकिस्तान के तारीख की अदालतों में सबसे बड़ी नाइंसाफियाँ जो हैं वो अदालतों ने की हैं और या नाइंसाफियों को प्रोटेक्शन किया है। मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस मुल्क के हुक्मरान तबकात, हम जो गरीब लोग हैं, हम जो मजलूम लोग हैं, हम जो पीछे बैठे हुए लोग हैं, हमारे पास ये तो आपके अंदर के झगड़े हैं। आपका मोनोपोली का एम्पिरियल कोड बनाने का वन मैन शो का मसला तो एक छोटा मसला है। असल बीमारी, असल जड़ जो है इस सारी बीमारी की, जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट और इस मुल्क के सारे इदारे उस जड़ तक नहीं जाएंगे, तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। ये हमारा सियासी बहरान, ये हमारा मुआशी बहरान, ये हमारा सिक्योरिटी का बहरान, ये अब हमारा अदालती बहरान, ये सारे बहरान मिल गए हैं। और उसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह जो है वो नाइंसाफ़ी है। इस मुल्क के चलाने वालों ने इस मुल्क के बुनियाद में नाइंसाफ़ी रखी है और हर जगह पे वो नाइंसाफ़ी जो है वो अब ज़ाहिर होने लगी है। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इसी नाइंसाफ़ी की बुनियाद पे बेनज़ीर भुट्टो ने डॉक्टर ऑफ ईस्ट अपने मशहूर किताब में ये फ़िक्रा लिखा था कि 5 पंजाबी जजेस ने मेरे बाप को फांसी दी थी। ये एक बहुत ही बिटर हिस्ट्री है पाकिस्तान की, सा हिस्ट्री है मिस्टर चीफ जस्टिस। और कहने वाले बेनज़ीर भुट्टो ने अपने किताब में लिखा है, सिंध में हर एक पूरी दुनिया में कहता है आपकी अदालत ने, आपकी सबसे बड़ी अदालत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जुडिशल मर्डर किया उसका, और आप उस केस का ऐसा जुल्म किया, ऐसी नाइंसाफ़ी की कि उस केस का आप नज़ीर मिसाल भी कोर्टों में नहीं देते। कोई अगर वकील उस केस को कोर्ट करता है तो जज उसको ऐसे फेंक देता है बाहर कि दिस इज़ अ जुडिशल मर्डर। तो क्या चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सारे इस मुल्क के बड़े इदारे के, क्या हम पूछ सकते हैं कि इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के 75 ईयर्स की तारीख में सिंधी और बलोच कितने चीफ जस्टिस हुए हैं? क्यों सिंधी और बलोच, सिंध और बलोचिस्तान क्या इस मुल्क के सूबे नहीं है? यहाँ के करोड़ों लोग जो हैं इस मुल्क के शहरी नहीं है? कितने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सिंधी और बलोच हुए हैं? क्या हम ये पूछ सकते हैं कि आज की सुप्रीम कोर्ट, जिस सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब आप रो रहे हैं, नाइंसाफियों का जिक्र कर रहे हैं, तो आप क्या बुनियादी नाइंसाफियों पे बात करना चाहते हैं? कोई नहीं करना चाहता बुनियादी नाइंसाफियों पे। कितने सिंधी और बलोच जस्टिस, चीफ जस्टिस, मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट में? कितने सिंधी और बलोच जस्टिस हैं? और नहीं है तो क्यों नहीं है? और आप चुन चुन के मुनीब अख्तर को सिंध की कोटा पे, सिंध से भी अगर आप जज लेते हैं तो चुन चुन के मुनीब अख्तर ही जो है वो मुनीब अख्तर जैसे ही जज आपकी सिलेक्शन क्यों होते हैं मिस्टर चीफ जस्टिस साहब? क्या हम पूछ सकते हैं? मुनीब अख्तर की तारीख ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है मिस्टर चीफ जस्टिस। पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि ये क्लासिकल एग्जाम्पल है। मुनीब अख्तर, जस्टिस मुनीब अख्तर, मुअज़्ज़िज़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़िज़ जज हैं हमारे,
हमारे लिए उनके लिए एहतराम है, हमारा सर उनके एहतराम में झुक जाता है। लेकिन ये तारीख की सच्चाई है कि वो लाहौर में पैदा हुए, लाहौर में पढ़े बड़े, लाहौर से ही डिग्री ली, कई साल तक लाहौर में लॉ की प्रैक्टिस करते रहे, वकील बने। लेकिन फिर अचानक उसको ख्याल आया या कोई किसी ने समझाया या कोई स्कीम हुई या कोई प्लान हुआ, तो फिर वो सिंध आ गए, कराची आ गए, वहां पे उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी। और एक दो साल के अंदर ही वो सिंध हाई कोर्ट के जो है वो जस्टिस बन गए। लाहौर के पंजाबी 1 साल पहले वो प्रैक्टिस करने आए हैं। सिंध में कोई आपको जस्टिस बनाने का आदमी नहीं मिला। आपने मुनीब अख्तर को सिंध हाई कोर्ट का जस्टिस बना दिया, और आगे चल के जब सुप्रीम कोर्ट में सिंध से किसी जस्टिस को उठाने की बारी आई, तो फिर के आपको मुनीब अख्तर ही मिला। एक ग्रेट डिजाइन के तहत चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के जितने भी हमारे रूलर्स हैं, हुक्मरान तबकात हैं, एक ग्रैंड डिजाइन के तहत सिंध से जितने भी जज उठाए जाते हैं वो नॉन सिंधी स्पीकिंग आखिर क्यों होते हैं? आखिर सिंधी स्पीकिंग जज सिंध हाई कोर्ट का जज क्यों नहीं हो सकता? सुप्रीम कोर्ट को तो आप छोड़े मिस्टर चीफ जस्टिस साहब। और चुन के गैर जो सिंधी स्पीकिंग नहीं है, उर्दू स्पीकिंग है, आप उनको उठाते हैं। सिंध से आप जब फौज में लोग उठाते हैं तो सिंध में पंजाबी सेटलर और पठान सेटलर उठाते हैं। सिंध के कोटा में जितने ज्यादातर आप फौजी उठाते हैं तो वो पंजाबी सेटलर और पठान सेटलर होते हैं। कोर्टों में जब आप जस्टिस उठाते हैं तो उर्दू स्पीकिंग होते हैं, पंजाबी स्पीकिंग होते हैं, गिलगती होते हैं, पश्तून स्पीकिंग होते हैं, लेकिन सिंधी स्पीकिंग नहीं होते। यही बलूचिस्तान के अंदर आप बलोचों को क्यों नहीं जस्टिस लेते? बलोचिस्तान हाई कोर्ट में कोई बलोच जज क्यों नहीं लेते? बलोची बोलने वाला जज सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों नहीं हो सकता? और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई बलोची बोलने वाला क्यों नहीं होता? शुरुआत से आपको इंसाफ की शुरुआत जड़ से करनी पड़ेगी। कहां से आपने एक सिस्टम बनाया है? बेनजीर भुट्टो ने कहा, उसके केस में, जुल्फकार अली भुट्टो के केस में सिंध के जज ने जुल्फकार अली भुट्टो को बेगुनाह करार दे दिया, बलूचिस्तान के जज ने बेगुनाह करार दिया। उस वक्त के फ्रंटियर खैबर पख्तूनख्वा के जज ने जुल्फकार अली भुट्टो को बेगुनाह करार दे दिया, और 5 पंजाबी जजों ने मिलकर भुट्टो को फांसी की सजा दे दी और दे दी। इसी वजह से आप चुन के पंजाबियों को और गैर सिंधियों को, गैर बलोचों को आप लाते। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो 2 या 3 जजेस की जो आसामियां खाली पड़ी हैं, वो क्यों खाली पड़ी है? क्योंकि आप अपनी मर्जी के जज लाना चाहते हैं। आप किसी और भुट्टो को, किसी और डेमोक्रेटिक लीडर को, किसी और गैर पंजाबी लीडर को फांसी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जज लाना चाहते हैं जो आपके मर्जी के हों। तो ये सबसे बड़ी बुनियादी नाइंसाफी है। और ये नाइंसाफी का दौर, ये जो गंद आपने 75 साल पाला है, अब बहुत बड़ा हो गया है और आपके संभालने से बड़ा हो गया है। तो शुरुआत वहां से ही होगी, वहां से शुरुआत करें। पार्लियामेंट के लिए भी हम कहते हैं कि पार्लियामेंट सिर्फ ये क्यों तय करे कि सो मोटो एक आदमी के पास नहीं होना चाहिए। जजों की तकर्री और सुप्रीम कोर्ट में और हायर कोर्ट्स में जो जजों की एलिवेशन है, उसके लिए कोई क्राइटेरिया क्यों नहीं है? ये कानून क्यों नहीं बनाया जाता कि सिंध से सिंधी स्पीकिंग जजेस को लिया जाएगा, बलूचिस्तान से बलोच स्पीकिंग जजेस को लिया जाए? ये कब इंसाफ मिलेगा हम सब लोगों को? और जब आप वहां से इंसाफ की शुरुआत नहीं करेंगे तो ये जो सर्कस है, ये जो आप नाइंसाफियों का आप सिस्टम बनाते हैं, तो ये नाइंसाफी सिर्फ हमारे मजलूम लोगों और मजलूम सुरूर तक नहीं रहती, फिर ये आपके अंदर भी ये जो जुल्म का आप निज़ाम बनाते हैं, ये जो नाइंसाफी का आप निज़ाम बनाते हैं, ये आपके अंदर, आपके सिस्टम में भी काम करने लगता है। और आपने पूरे मुल्क को जाम कर दिया है। आपने पूरे मुल्क के अंदर सियासी बहरान पैदा कर दिया है, मुआशी बहरान पैदा कर दिया है, सिक्योरिटी का बहरान पैदा कर दिया है, और अब अदालती बहरान भी पैदा कर दिया है। तो नाज़रीन, इसका हल इंसाफ है। नाइंसाफी
कि खात्मे का हल इंसाफ है और शुरू से शुरू करें और ईमानदार जज उठाएं और हर सूबे के जज उठाएं और ईमानदार और काबिल और लायक जज उठाएं। ग्राई अपने चेंबर्स के इस चेंबर्स के साथ काम किया है तो इस चेंबर से लोग उठाने हैं, किसी और चेंबर से लोग उठाने हैं। इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह हमारे इदारे नहीं चलते। अल्लाह के वास्ते अब सुधर जाओ, क्योंकि अब कोई वक्त अभी ज्यादा नहीं है आपके पास कि आप ये जो हरकतें हैं, ये जो साजिशें हैं, ये जो करप्शन के लिए, ये जो पैसे के लिए आपने सारा ये निज़ाम बनाया है, ये निज़ाम अब नहीं चलेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इंसाफ पे मुबनी एक निज़ाम बनाएं। पार्लियामेंट को शुरू से जजों की तकर्री और जजों के प्रोमोशंस और जजों को हाई कोर्ट में कैसे लिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में कैसे लिया जाएगा और ये सारे निज़ाम में, ये फौज में, ये दूसरे ये एजेंसियों में, आखिर सिंध और बलूचिस्तान के लोग एजेंसियों में क्यों नहीं उठाए जाते? ISI में आप उठाएं। आप अगर सिंधियों का बलोचों का एतमाद लेना चाहते हैं तो ISI में, MI में, एक दूसरे इदारों में, एजेंसियों में आप सिंध और बलूचिस्तान के लोग आखिर क्यों नहीं? कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई सिंधी और बलोच क्यों नहीं हो सकता? अगर सिंधी और बलोच इस मुल्क के शहरी हैं और इनको अगर शहरी रखना है और इनको बराबर के हुकूक देने हैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई सिंधी क्यों नहीं हो सकता, कोई बलोच क्यों नहीं हो सकता? तो हम इंसाफ की डिमांड करते हैं और हर जगह पे इंसाफ की डिमांड करते हैं और हर जगह पे जब इंसाफ किया जाएगा, हर इदारे में इंसाफ किया जाएगा, पार्लियामेंट में, अदलिया में, आर्मी में, एजेंसियों में और दूसरी हर जगह पे इंसाफ किया जाएगा तो मुल्क बिल्कुल चलेगा और बहुत तरक्की करेगा। दूसरे मुल्कों ने भी इस तरह से तरक्की की है। ये जो आप ग्राई निज़ाम, ये जो आप अपने जज और अपने चेंबर के जज, पहले आप पंजाब से जज लेते थे, फिर आपने सेंट्रल पंजाब से लेना शुरू किया, फिर आपने लाहौर से लेना शुरू किया, फिर लाहौर के मखसूस चेंबर से आपने जज लेने शुरू कर दिए। तो अब हशर ये है कि जो जिस तरह आप ये देख रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमेशा की तरह आपसे अर्ज करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें कि जैसे हम अपने आवाज़ को ताकतवर बना सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।